हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और हाई क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स एंड ई बुक्स भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है उसको क्लिक करके यहाँ आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक करो। और इसी बात पे शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस, यू हर्ड मी राइट। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अगर आपने बाय चांस मिस कर दिया है ये सेशन, सो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के हमारे सेशन में हम पूरे चैप्टर को एक साथ रिविजन करेंगे, जिसमें हम हर एक टॉपिक को एक एक करके डील करेंगे और हम सारे ही चैप्टर को आज एक साथ फिनिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, चैप्टर नंबर 4 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में, फिर हम देखेंगे बेस के बारे में, फिर काफ़ी एक्टिविटीज़ करके हम पूरे इस कंसेप्ट को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं टॉपिक्स पे। तो पहले एक एक करके हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एसिड्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे बेसिस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे दोनों में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या ये चीज़ बेसिक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे चीज़ जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है, या वो अपना कलर चेंज कर देंगे या वो स्मेल से बता देंगे। सो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में एसिड्स के बीच में और बेसिस के बीच में। नाउ स्टूडेंट्स, कई बार कुछ चीज़ें ना तो एसिडिक होती हैं ना तो बेसिक होती हैं, तो उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। सो ये इंडिकेटर्स हमें ये तक बता देते हैं कि ये चीज़ एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन एक मेथड है जिसमें हम एसिड और बेस को मिला के दोनों के ही इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। सो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन हम अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे एक एक करके। सो स्टूडेंट्स, ये होने वाला है हमारे आज के सेशन के टॉपिक्स। सो क्या आप रेडी हैं? जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो और बोल दो यस मैम, वी आर रेडी। चलिए, तो शुरू करते हैं एसिड्स के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट टेस्ट सार। अब सार से मेरा क्या मतलब है? आपने ऑरेंज तो खाया होगा, आपने लेमन भी खाया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें खट्टी क्यों होती हैं? कभी सोचा है? ये सारी चीज़ें खट्टी इसीलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। तो मैं क्या बोल रही हूँ? सिट्रिक एसिड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, एसिड्स जो होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं, इसीलिए ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सिट्रस फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। सो एसिड का जो टेस्ट होता है वो यूजुअली सार होता है, खट्टा होता है। ठीक है। नाउ इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अभी बस इतना समझ लो कि जो एसिड्स होते हैं, ये जो लिटमस पेपर होता है ना, ये इंडिकेटर होता है, और इस लिटमस पेपर को ये ब्लू से रेड में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लू से रेड में चेंज। सो हमें याद रखना है कि लिटमस का कलर अगर ब्लू से रेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू से रेड हो जाए, सो वो एक एसिडिक सोल्यूशन है। अभी इसके बारे में है, जब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे तब हम डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना जरूरी है कि एसिड्स
खट्टे होते हैं टेस्ट में, उनका टेस्ट सार होता है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। नाउ these substances are chemically acid in nature. For example, orange juice, कर्ड, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम अपने लैब्स में आपने यूज़ करा ही होगा केमिस्ट्री लैब में, और विनेगर जो रहता है स्टूडेंट्स वो भी खट्टा होता है, सार इन टेस्ट होता है क्योंकि उसमें एसिड रहता है। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारी कर्ड होती है उसमें भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, तभी जो कर्ड है कर्ड भी खट्टी होती है। लेकिन कर्ड किससे बनती है? मिल्क से। मिल्क तो मीठा होता है लेकिन कर्ड खट्टी हो जाती है, क्यों? क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। इज दैट क्लियर? सो ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो हम डेली खाते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए, हमारे लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स हो गए, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, ये जो हम डेली खाते हैं चीज़ें, इनमें इनका टेस्ट खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड हम लैब्स में यूज़ करते हैं, सो ये जो एसिड रहता है ये करोसिव रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ बेसिस पे आए तो बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस यूजुअली इन कह सकते हो बेसिस दैट इन एक्वस सोल्यूशन, जिस भी चीज़ में वाटर प्रेजेंट हो वो एक्वस सोल्यूशन होता है। सो दे आर स्लिपरी टू टच। अगर मैं आपको बेसिस सोल्यूशन को याद करने के लिए बोलूं, सो जैसे ही आपके दिमाग में आए बेसिक, तो आपको क्या याद रखना है? सोप सोल्यूशन। अब आप खुद बताओ, सोप को जैसे पानी से मिक्स करो कैसे स्लिप हो जाता है? सो बेसिक सोल्यूशन स्लिपरी होते हैं इन नेचर में और इनका टेस्ट कड़वा होता है। कभी कभी जब हम शैम्पू करते हैं और शैम्पू करते करते वो शैम्पू हमारे मुंह में चला जाता है तो कितना कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि बेसिक है। शैम्पू भी एक बेसिक सोल्यूशन है और बेसिक सोल्यूशन कड़वे होते हैं टेस्ट में। सो आपको इसमें याद कुछ करना ही नहीं है, आपको ऐसे याद हो गया कि जो चीज़ खट्टी है, खट्टी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एसिड है, तो इसका मतलब एसिड सार इन टेस्ट होते हैं। अब सोप सोल्यूशन स्लिपरी होता है, सोप सोल्यूशन कड़वा होता है टेस्ट में। तो ऐसी चीज़ें जो स्लिपरी है और उनका टेस्ट कड़वा है वो इसीलिए क्योंकि वो बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको तो ये अभी याद हो गया। नाउ जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि लिटमस पेपर एसिड को ब्लू से रेड में चेंज कर देता है, वैसे ही बेसिस में लिटमस पेपर रेड से ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये तो आपको याद ही नहीं करना, बेसिस से ब्लू याद रखना है। तो यहाँ पे बी से बी हम याद रखेंगे कि लिटमस पेपर बेसिस के केस में रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ दीज सब्सटेंसेज आर केमिकली बेसिक इन नेचर और इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? सोप सोल्यूशन हो गया, शैम्पू हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सारे बेसिक है। सो अभी हमने कौन सा एसिड पढ़ा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस कौन सा पढ़ा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ स्टूडेंट्स, ये एक स्केल है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको याद रखना है ये स्केल होता है यूजुअली 1 to 14 और इस स्केल की मदद से कोई चीज़ कितनी एसिडिक है और कोई चीज़ कितनी बेसिक है आप बता सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ 7 के अराउंड आती है, जो भी चीज़ 7 के अराउंड आती है वो क्या होते हैं? न्यूट्रल सोल्यूशन। वो क्या होते हैं? न्यूट्रल सोल्यूशन। अब मैंने आपको क्या बताया था? न्यूट्रल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है, ऐसी चीजें हैं जो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ये भैया अपने ही हैं, तो ये न्यूट्रल हो गए। अब इनसे कम जिसका भी पीएच हो, अब ये हो गया 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1, सो ये जितने भी 7 से कम है वो सारे एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे एसिड्स होते हैं। और 7 से ज्यादा जितने भी होते हैं 14 तक, तो 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, 14 हो गए। सो 7 से ज्यादा जिनका भी पीएच है वो सारे बेसिक सोल्यूशन होते हैं।
क्या होते हैं, सारे बेसिक सोल्यूशन होते हैं। सो 7 होते हैं हमारे न्यूट्रल सोल्यूशन, जैसे कि पानी हो गया। सो पानी एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो जैसे ही 7 से कम होता जाता है उनकी वैल्यूज, वो एसिड में उनकी एसिड नेचर उनका इंक्रीज होता जाता है। सो जिनका एसिड नेचर 1 के आसपास होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, जिनका pH 14 के आसपास होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें से कोल्ड ड्रिंक्स हो गई आपकी, वो हो गया आपका एसिड। नाउ स्टूडेंट्स चीज हो गया है, वो भी है एसिड है आपका। एग्स हो गए, ये सारी चीजें एसिड होती हैं। बेसिक सोल्यूशंस क्या होते हैं आपके, कैबेज हो गए, आपके एप्पल हो गया, वो एक बेसिक सोल्यूशन है। सो ये सारी जो खाने की चीजें हैं, एवोकाडोज हो गए, बेरीज हो गए, तो ये सारे आपके बेसिक में आते हैं, बेसिक फूड आइटम्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? सो पीएच स्केल की मदद से आप उनको रैंक कर सकते हो कि कोई भी चीज कितनी एसिडिक है, कोई भी चीज कितनी बेसिक है। नाउ 7 के आसपास जिनका भी पीएच होगा वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम जिसका भी होगा वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा जिसका भी होगा वो बेसिक होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि पीएच स्केल में 7 इज न्यूट्रल, 7 से कम इज एसिडिक, 7 से ज्यादा इज बेसिक। वेरी गुड। चलो नाउ स्टूडेंट्स, special type of substances are used to test whether a substance is acid or basic। अब हम आ गए हैं इंडिकेटर्स पे। किस पे आ गए हैं? अब हम आ गए हैं इंडिकेटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स क्या है? ये इंडिकेट करते हैं कोई भी चीज जब हमें कुछ बताना चाहती है तो हम कहते हैं ये चीज हमें ये इंडिकेट कर रही है। अब जैसे सन को देख के जैसे ही सन आता है तो हमें लगता है सन इंडिकेट कर रहा है कि डे हो गया। मून क्या इंडिकेट करता है? मून इंडिकेट कर रहा है कि रात हो गई। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, कोई भी चीज जो हमें कुछ बताना चाह रही है और ऐसी चीजें जो हमें बताते हैं उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। सो इंडिकेटर्स क्या हो गए? ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें ये बताते हैं कि ये चीज एसिडिक है या ये चीज बेसिक है। सो ये इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में एसिड और बेसिक के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स? So these substances are known as indicators, और ऐसे चीजों को हम indicators कहते हैं। Now the indicators change their color। अब वो उनके तरीके हैं। कभी इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं, तो वो एसिड में अलग कलर के होते हैं, बेसिक में अलग कलर के होते हैं। तो वो कलर चेंज करके हमें इंडिकेट कर देते हैं कि ये चीज एसिडिक है या ये चीज बेसिक है। कई बार वो स्मेल से बताते हैं, तो स्मेल से हमें ये समझ आता है कि ये चीज काफी अलग स्मेल दे रही है, तो ये तो डेफिनेटली एसिड है। सो ये हमें ऑल्फैक्टरी अपने सेंसेस की मदद से भी हमें इंडिकेट करते हैं एसिड्स और बेसिक के बीच में। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं डिफरेंशिएशन में बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। नाउ अब कौन कौन से हो गए इनके एग्जाम्पल? हो गए टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज हो गया, और इन और भी होते हैं जिनको हम फिनफ्थलीन हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गए इंडिकेटर्स। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिकेटर्स का। नाउ स्टूडेंट्स, एक क्लासिफिकेशन है इंडिकेटर्स का जो आपको पता होना जरूरी है कि इंडिकेटर्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। सो ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और कह सकते हो उनको हम प्लांट से ले सकते हैं, उनको जो हमारे घरों में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, हल्दी हमारे घरों में प्रेजेंट है, लिटमस हम प्लांट से लेते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो गया? ये हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स, क्योंकि इनको हम अपने आसपास नेचर से ला रहे हैं। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जिनको हम लैब में ग्रो कर रहे हैं या हम लैब में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इनको हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं ताकि ये हमें इंडिकेट करवा पाए बिटवीन एसिड्स और बेसिस, इसीलिए इनको हम सिंथेटिक कहते हैं। ये हो गए आपके मिथाइल ऑरेंज और ये हो गए आपके फिनफ्थलीन। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स स्मेल, एक अजीब सी स्मेल देके आपको डिफरेंशिएट करवाते हैं कि ये चीज एसिड है, ये चीज बेसिक है। सो इसमें आते हैं अनियंस। सो बेसिकली इंडिकेटर्स 3 तरीके के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर्स,
सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारे टर्मरिक और लिटमस। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हम लैब में सिंथेटिकली बना रहे हैं, तो ये हो गया हमारे मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। ऑल्फैक्टरी का मतलब ये स्मेल से हमें इंडिकेट करते हैं कि ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेसिक है। सो ये हो गए हमारे अनियंस। इज दैट क्लियर? सो ये आपको याद रखना है कि कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो हम इसी बात पे बढ़ते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक टेबल थी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है जिसमें लिखा है डू यू नो। सो चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं इस टेबल को। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो कि एसिटिक एसिड कहाँ पे मिलता है, किस में मिलता है? विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलता है हमें? तो जो चींटियां हमें काट खा लेती हैं और चींटियों के काट खाने से जो स्वेलिंग आ जाती है हमारी स्किन में, उस स्वेलिंग का रीजन क्या है? ये फॉर्मिक एसिड, क्योंकि चींटियों का जो डंक होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट रहता है? सिट्रस फ्रूट्स में। तो ये हो गए हमारे ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लेमन्स, पाइनएप्पल्स, तभी इन सब का टेस्ट खट्टा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये स्पिनच में प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड सो यूजुअली ये प्रेजेंट रहता है आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, टार्टरिक एसिड तो ये ग्रेप्स हो गए और अनराइप मैंगोज में प्रेजेंट रहता है। अब आ जाते हैं ऑल दी एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, और ये सारे एसिड्स जो रहते हैं ये नेचुरली इन सारी चीजों में प्रेजेंट रहते हैं। अब बारी आते हैं बेसिस की। तो बेसिस हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रेजेंट रहता है लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ये जिससे हम अपनी विंडोज साफ करते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये हमारी सोप जिससे हम नहाते हैं, हाथ धोते हैं, सो उसमें कौन सा बेस प्रेजेंट रहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? तो ये सारे बेसिस हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं ये अभी हमने देखा। चलो, सो ये टेबल हमने देख लिया। अब स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर जो है हमारा लिटमस। तो लिटमस से हमें क्या याद रखना है? लिटमस इज अ नेचुरल डाई, क्योंकि ये नेचुरली मिलता है दुनिया में हमें, तो इसीलिए हम इसे लिटमस अ नेचुरल डाई कहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, और हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं इंडिकेटर वो ये लिटमस ही है जो इससे मिलता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, सो ये हमें लाइकन से मिलता है। ये जो इमेज है ये लाइकन्स है और लाइकन से एक्सट्रैक्ट करके हम लिटमस लेते हैं। इट हैज अ मूव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एसिड में लिटमस कलर ब्लू से रेड में टर्न हो रहा था, बेसिस में लिटमस कलर किससे टर्न हो रहा था? रेड से ब्लू में टर्न हो रहा था। लेकिन अगर इस लिटमस को मैं न्यूट्रल सोल्यूशन में डालूं, यानी कि पानी हमारा जो टैप वाटर है जो हम पीते हैं वो न्यूट्रल होता है, अगर मैं इस लिटमस को न्यूट्रल सोल्यूशन में डालूं तो इसका मोविश हल्का सा पर्पलिश कलर का होता है। सो ये तीनों में अलग अलग कलर चेंज करा, इसने एसिड में अलग कलर चेंज करा, इसने बेसिक सोल्यूशन में अलग चेंज करा, इसने न्यूट्रल सोल्यूशन में अलग चेंज करा। सो ये अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स या तो अपने कलर चेंज करके या तो अपनी स्मेल से हमें इंडिकेट कराते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेसिक है। ठीक है। नाउ when added to acidic solution it changes blue litmus to red, when added to basic solution it changes red litmus to blue. is that clear? चलिए अब इस कंसेप्ट को जो अभी मैम आपको बता रही हैं इसको अपने दिमाग में फीड करते हैं ताकि आप आज के बाद इस कंसेप्ट को कभी भी ना भूल पाओ। चलो, कौन कौन रेडी है मेरे साथ अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को फीड करने के लिए?
मैं तो बहुत ही ज़्यादा रेडी हूँ, आप भी हो गए होपफुली। सो इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। अब जो लिटमस पेपर होता है स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी होता है, स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है, जो पेपर के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम उसे लिटमस पेपर कहते हैं। और लिटमस पेपर यूजुअली 2 कलर्स में मिलता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में रखने के लिए। अब यहां पे आप देखो, यहां पे लिटमस का कलर क्या है? ब्लू। ठीक है, और वो चेंज किस में हो रहा है? वो चेंज हो रहा है रेड में। किस में चेंज हो रहा है? रेड में। सो हमें क्या समझ आया? जब भी ब्लू लिटमस पेपर को हम किस सोल्यूशन में डालेंगे? एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, सो क्या कलर चेंज हो जाएगा? रेड कलर चेंज हो जाएगा। और ये चीज याद रखने के लिए आप एक और ट्रिक का यूज कर सकते हो, एसिड। एसिड खतरनाक होते हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज खतरनाक होती है तो हम उसे रेड कलर में कर देते हैं, जैसे कि जो भी डेंजर का साइन होता है वो रेड कलर का होता है। सो एसिड खतरनाक है, और खतरनाक यानी कि रेड कलर। तो जब भी कंफ्यूज हो तो इस ट्रिक का यूज कर लो कि ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो गया रेड लिटमस में, तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। इज दैट क्लियर? सो एसिड में ब्लू टर्न्स इनटू रेड। अब आज के बाद आप होपफुली कभी नहीं भूलोगे। अब बारी आती है हमारे बेसिक सोल्यूशन की। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने लिया है रेड लिटमस पेपर, और रेड लिटमस पेपर चेंज हो गया है ब्लू में। किस में चेंज हो गया है? ब्लू में। सो हम कैसे याद रखेंगे? ब्लू से ब्लू, बी से ब्लू और बी से बेसिक। तो जब भी रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में हो जाए तो ये जो सोल्यूशन है ये बेसिक सोल्यूशन होगा। कितना आसान है याद रखना। सो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हुआ, रेड यानी कि खतरा, यानी कि वो सोल्यूशन एसिड है। रेड लिटमस ब्लू में चेंज हुआ, ब्लू बी से ब्लू, बी से बेसिक, तो वो चीज होगी बेसिक सोल्यूशन। सो हमें अब ये कभी नहीं भूलना कि एसिड में ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, बेसिक में रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा और समझते हैं इस कंसेप्ट को। नाउ स्टूडेंट्स, एसिड में क्या हुआ? ब्लू लिटमस ने रेड में चेंज करा, बेसिक में रेड लिटमस ने ब्लू में चेंज करा, और ये यूजुअली हमारा स्केल है यूनिवर्सल पीएच का, जो हमें बताता है सॉल्यूशन चेंजेस कलर ऑफ पीएच पेपर अकॉर्डिंग टू इट्स पीएच। सो ये जो यूनिवर्सल पेपर होता है जो येलो कलर में है, ये आप हर चीज में यूज कर सकते हो, और ये अलग अलग कलर में चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर पीएच। इज दैट क्लियर? सो ये जो स्केल आप देख रहे हो, जैसे जैसे ये रेड के टोन में आते जा रहा है, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज से मजेंटा, मजेंटा से रेड, तो ये एसिड का स्केल है। अब जैसे ही ये ग्रीनिश के बैंड में है, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। जैसे ही ये ब्लूइश के बैंड में चला जाएगा, ये अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? तो ये यूनिवर्सल पीएच पेपर भी अवेलेबल रहता है, जिसको हम बेसिक सोल्यूशन में यूज कर सकते हैं, और वो अलग अलग हमें कलर्स देगा, जिसको आप इस स्केल से मैच करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये एसिड है, न्यूट्रल है या बेसिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब बढ़ते हैं आगे हमारी एक्टिविटी की तरफ। अब एनसीईआरटी में ना आपको हर इंडिकेटर के बाद एक्टिविटीज गिवन है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए उस टॉपिक से रिलेटेड। नाउ स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी 4.1 आपको मिक्स करना है थोड़े से पानी को वाटर विथ लेमन जूस। तो अब आपको थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ा सा लेमन जूस लेना है, और दोनों को मिक्स कर देना है। अब ये आप एक कप में कर सकते हो जिसमें आप चाय पीते हो, एक टम्बलर में कर सकते हो जैसे जिसमें मम्मा शेक करके शेक्स बनाती हैं, तो उनको टम्बलर्स कहते हैं। तो या तो आप कप में कर सकते हो, आप टम्बलर यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास है अवेलेबल तो लैब्स में ऐसे ग्लास के टेस्ट ट्यूब्स आते हैं, आप वो टेस्ट ट्यूब्स यूज कर सकते हो। अब आपको पुट करना है ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशन इन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब ये जो हमने मिश्रण बनाया है ना वाटर और लेमन जूस का,
आपको इस मिश्रण को रेड लिटमस पेपर में रखना है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर. इज देयर एनी चेंज? नाउ स्टूडेंट्स, रेड लिटमस पेपर में जब आपने लेमन जूस रखा, अब सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ये जो लेमन है ये क्या है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लेमन के अंदर प्रेजेंट है सिट्रिक एसिड. तो लेमन जूस तो हो गया हमारा एसिडिक सॉल्यूशन. अब जब लेमन जूस को आप मिक्स करोगे रेड लिटमस पेपर पे तो कुछ होगा कि नहीं होगा? अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था कि लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर का होता है. जल्दी से बता दो किस कलर से किस कलर में चेंज करता है इन द कमेंट सेक्शन, जब तक हम बढ़ते हैं आगे एक्टिविटी में. So repeat the same exercise with the blue litmus paper. Now note down if there is any change. So here comes your answer. जब red litmus paper में हम lemon juice के solution को डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा. क्यों कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा? क्योंकि लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में, ब्लू लिटमस पेपर चेंज होता है रेड लिटमस पेपर में. रेड लिटमस कोई चेंज नहीं करेगा. सो यहां पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि क्या अगर हमने लेमन जूस को ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तब कोई चेंज आएगा? तब डेफिनेटली चेंज आएगा. तब वो ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर देगा. किसमें? रेड कलर में. इज दैट क्लियर? चलिए, सो यहां पे अगर इस एक्टिविटी को हम देखें, सो यहां हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब, या हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब, या हम ले लेते हैं दूसरी टेस्ट ट्यूब. अब पहले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा? पहले टेस्ट ट्यूब में हमने लेमन जूस और इसके जो हमने मिक्सचर को मिक्स करा था. क्या करा था इसमें? हमने लेमन जूस और थोड़ा सा पानी को मिक्स करा था. अब हम एक ड्रॉपर लेंगे. यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम एक ड्रॉपर लेंगे. ठीक है, अब हमने एक ड्रॉपर लिया. अब इस ड्रॉपर की मदद से हम इस सॉल्यूशन को दो लिटमस के ऊपर रखेंगे. पहला हम रेड लिटमस पे ये सॉल्यूशन डालेंगे, दूसरा हम ब्लू लिटमस पे ये सॉल्यूशन डालेंगे. जब हम रेड लिटमस पे ये लेमन जूस का सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा. रेड लिटमस पे नो चेंज. इज दैट क्लियर? और यही सॉल्यूशन को अगर हम ब्लू लिटमस पे डालेंगे सो ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा. ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू रेड कलर, इंडिकेटिंग दैट लेमन जूस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन. लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, इन एसिडिक इन नेचर. इज दैट क्लियर? सो इस एक्सरसाइज से हमें ये समझ आया कि जो लेमन जूस है वो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि जब हमने उसे रेड लिटमस पे रखा तो उसने कोई कलर चेंज नहीं करा, लेकिन जैसे ही हमने उसको ब्लू में रखा तो उसने रेड कलर में चेंज कर दिया. इससे हमें ये पता चला कि लेमन जूस एसिडिक इन नेचर होता है. इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ in your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. Table अभी आगे आएगा students. Now the solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. अब students जो टेबल अभी आने वाला है उस टेबल में आपको यही सेम चीज रिपीट करना है. लिटमस पेपर से आपको ये देखना है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. अगर लिटमस पे कोई भी चेंज नहीं आया या मोविश कलर का चेंज आया तो वो सोल्यूशंस हो जाएंगे हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस. इज दैट क्लियर? और न्यूट्रल सॉल्यूशंस ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारी टेबल को. नाउ स्टूडेंट्स, ये रहे हमारी टेबल. अब सबसे पहले लेमन जूस तो हमने देख लिया. लेमन जूस क्या है स्टूडेंट्स? एसिडिक सॉल्यूशन है, और हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड लिटमस पे, लेकिन रेड लिटमस पे कोई भी असर नहीं करेगा. तो लेमन जूस रेड लिटमस में कुछ असर नहीं करेगा और ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में. इससे हमें ये समझ आया कि
जो लेमन जूस होता है वो एक एसिडिक सोल्यूशन होता है। अब बारी आती है टैप वाटर की। तो टैप वाटर मैंने आपको बताया था इट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। सो यहाँ पे टैप वाटर ना ही रेड लिटमस को चेंज करेगा ना ही ब्लू लिटमस को चेंज करेगा। इससे हमें ये समझ आया कि टैप वाटर एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब आ जाओ डिटर्जेंट पे। अब मैंने आपको क्या बोला था, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, शैम्पू हो गए, विंडो क्लीनर्स हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, बेसिक होती है इन नेचर में। तो डिटर्जेंट सोल्यूशन क्या है, बेसिक। और बेसिक चीजें क्या करती हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करती हैं। तो इट विल चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस कलर। नाउ स्टूडेंट्स, ये ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं करेगी। इससे हमें ये पता चला कि डिटर्जेंट एक बेसिक सोल्यूशन है। अब आ जाओ एरेटेड ड्रिंक। अब एरेटेड ड्रिंक में प्रेजेंट होता है एसिड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड में, लेकिन रेड लिटमस पे कोई भी असर नहीं करेगा। इससे हमें ये पता चला कि एरेटेड ड्रिंक क्या होगी, एसिडिक इन नेचर। अब आ गए हम अपने सोप सोल्यूशन पे। तो सोप सोल्यूशन अगेन इट इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक चीजें क्या करती हैं, हमारे रेड लिटमस को चेंज करती हैं ब्लू लिटमस में, और ब्लू लिटमस पे कोई भी असर नहीं करेगी। इससे हमें यह पता चला कि सोप सोल्यूशन एक बेसिक सोल्यूशन है। शैम्पू, शैम्पू क्या करेगा, शैम्पू भी रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस पे कोई भी असर नहीं देगा, और हमें पता चलेगा कि शैम्पू भी एक बेसिक सोल्यूशन है। फिर बारी आती है कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है स्टूडेंट्स, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। इससे हमें क्या समझ आया कि वो क्या होगा, वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। अब वो न्यूट्रल सोल्यूशन है तो ना ही रेड लिटमस पे कोई असर देगा ना ही ब्लू लिटमस पे कोई भी असर देगा। चलो अब आते हैं हमारे आगे वाले टेबल पे। सो स्टूडेंट्स, जो शुगर सोल्यूशन होता है, शुगर सोल्यूशन भी एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, और न्यूट्रल सोल्यूशन ना ही रेड लिटमस पे असर करते हैं ना ही ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं, तो वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब आ गए विनेगर पे। तो विनेगर क्या है, विनेगर हो गया आपके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आपके कौन से हो गए, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गए, पाइनएप्पल हो गए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें एसिडिक हैं, क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। सो विनेगर भी एक एसिडिक सोल्यूशन है। एसिडिक चीजें क्या करती हैं, ब्लू लिटमस को चेंज करती हैं रेड में, और रेड लिटमस पे कोई भी असर नहीं करेगी। तो ये चीज हमें बताते हैं कि विनेगर एक एसिडिक सोल्यूशन है। बेकिंग सोडा एक बेसिक सोल्यूशन है, और बेसिक सोल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में, ब्लू लिटमस पे कोई भी असर नहीं देगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि बेकिंग सोडा एक बेसिक सोल्यूशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी हमने देखा था बेसिस में, तो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन अगेन रेड को ब्लू में चेंज करेगा, ब्लू में कोई भी असर नहीं करेगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि वो एक बेसिक सोल्यूशन है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है वो भी एक बेसिक सोल्यूशन है। तो ये भी ब्लू कलर को, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, और ये ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं देगा। इससे हमें पता चलेगा कि जो वॉशिंग सोडा है वो भी एक बेसिक सोल्यूशन है। अब बारी आते हैं लाइम वाटर की। तो लाइम वाटर अभी हमने देखा था बेसिस में, तो अगेन वो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. There is no effect on blue litmus paper and it shows that it is a basic solution. Is that clear students? चलो, so इस टेबल से हमें ये समझ आ गया कि लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या कोई भी चीज बेसिक है. अब आप ये कभी नहीं भूलोगे एसिड चीजें क्या क्या थी. जल्दी से रिपीट आफ्टर मी. विनेगर, हमारे सिट्रस फ्रूट्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड, ये सारी चीजें क्या है, एसिडिक. बेसिक क्या है, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और क्या हो गए ये सारी चीजें, सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें बेसिक है.
अब एसिड में अगर हम लिटमस पेपर डालेंगे तो एसिड में आपको याद रखना है ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, और बेसिस में आपको याद रखना है रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू कलर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हमारे सेकंड इंडिकेटर पे, सेकंड नेचुरल इंडिकेटर जो है टर्मरिक पाउडर। अब इसका कंसेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी ने आपको एक एक्टिविटी दी है। अब इस एक्टिविटी को सॉल्व करते ही आपको समझ आ जाएगा कि टर्मरिक पाउडर एक इंडिकेटर का काम कैसे करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हर इंडिकेटर अलग तरीके से एक्ट करता है, तभी तो आपको समझ आएगा। अगर सारे इंडिकेटर्स एक ही तरीके से एक्ट करेंगे तो आप क्यों अलग अलग इंडिकेटर यूज करोगे? आप एक ही इंडिकेटर यूज करने लगोगे, लेकिन नहीं, सारे इंडिकेटर्स अलग अलग तरीके से अपने आप को काम करते हैं और अलग अलग तरीके से हमें ये इंडिकेट करते हैं एसिड है या बेसिक है। ठीक है, चलो अब आते हैं हल्दी पे, जिसको हम टर्मरिक कहते हैं। हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर एक ही चीज है। तो टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। अब आपको एक चम्मच, एक टेबल स्पून का मतलब होता है एक जो टेबल में यूज करते हैं, इसमें आपको टर्मरिक पाउडर लेना है। Add a little water और make a paste। अब आपको इस स्पून पे हल्दी के साथ थोड़ा सा पानी लेना है और एकदम हल्दी का घोल बना देना है। Now make the turmeric paper by depositing the turmeric paste on a blotting paper or a filter paper। अब आपके घर में अगर blotting paper अवेलेबल है तो आप यूज कर लो, नहीं तो फिल्टर पेपर आता है, आप फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, फिल्टर पेपर यूजुअली इस टाइप का पेपर होता है कि वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है सारी चीजें। ठीक है, तो यूजुअली व्हाइट कलर का ऐसे राउंड सर्क्यूलर आता है हमारा फिल्टर पेपर। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है आपका टर्मरिक पाउडर। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप इस टर्मरिक के घोल को, इस हल्दी के घोल को ऐड करोगे, ये जो फिल्टर पेपर है ये पूरा येलो कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा येलो कलर का हो जाएगा। अब आपको जैसे ही ये पूरा फिल्टर पेपर ने अब्सॉर्ब कर लिया हल्दी के सॉल्यूशन को, अब आपको इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करना है। ठीक है, तो आपने इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर दिया, तो कुछ इस तरीके की आपको स्ट्रिप्स मिलेंगी फिर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपको पतली पतली स्ट्रिप्स मिलेंगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको आते हैं नेक्स्ट। अब आपको पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पाउडर। अब यहां पे आपको सोप सोल्यूशन को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सोप सोल्यूशन को आपको यहां पे ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो स्टूडेंट, जैसे ही आप इस सोप सोल्यूशन को ऐड करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये जो पूरी येलो स्ट्रिप है ना, जैसे ही आपने सोप सोल्यूशन ऐड करा, इस स्ट्रिप का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होके रेड कलर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड कलर में। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इससे हमें ये समझ आया कि जो हमारे टर्मरिक सोल्यूशन होता है, सोप सोल्यूशन क्या है? एक बेसिक सोल्यूशन। क्या है वो? एक बेसिक सोल्यूशन। सो टर्मरिक जैसे ही बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है वो रेड कलर का हो जाता है। यही अगर मैं आपको बोलूं कि इस स्ट्रिप पे आप कुछ एसिड डाल दो, इस स्ट्रिप पे आप लेमन जूस डाल दो, ठीक है, तो इस स्ट्रिप पे आप लेमन जूस डाल दो, आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। देयर विल बी नो चेंज। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें यह समझ आया कि हल्दी बेसिक के कांटेक्ट में आके अपना कलर चेंज कर देता है रेड कलर में। ठीक है स्टूडेंट्स? सो टर्मरिक usually changes their color when comes in contact with basic solution। अब देखो यहाँ पे इसमें एसिड है, एसिड में जो हल्दी है, जो टर्मरिक स्ट्रिप है, वो कोई चेंज नहीं देगी। सो देयर इज नो चेंज इन द कलर, यानी कि टर्मरिक कोई भी एसिड के कांटेक्ट में आकर, एसिड कौन से? आप इस स्ट्रिप पे विनेगर डाल दो, आप इस स्ट्रिप पे दही डाल दो, आप इस स्ट्रिप पे लेमन जूस निचोड़ के डाल दो, कुछ असर नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि टर्मरिक लेमन यानी कि एसिड के कांटेक्ट में कोई कलर चेंज नहीं करता। लेकिन यही अगर आप सोप सॉल्यूशन से घिस दो या सोप डाल दो, डिटर्जेंट डाल दो, बेकिंग सोडा डाल दो, आप अपना वॉशिंग पाउडर डाल दो, कुछ भी डाल दो जो बेसिक हो, जैसे टर्मरिक के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे वो तुरंत लाल कलर का हो जाएगा। सो इट चेंजेस टू रेड। अब इसको अगर आपको याद रखना है ना, तो आप क्या करो, एक बढ़िया सा नैपकिन उठा के ले आओ सफेद कलर का, ठीक है। अब उस सफेद कलर के नैपकिन पे ना हल्दी का जो पानी और हल्दी का घोल है ना उसको उठा के लगा दो, ठीक है। एक बढ़िया सा दाग बना दो, स्टेन बना दो व्हाइट नैपकिन के ऊपर, एकदम व्हाइट होना चाहिए नैपकिन। अब जैसे आप उस हल्दी का दाग बनाओगे, अब आप लेकर आओ सोप, जिस सोप से आप कपड़े धोते हो। अब आप उस सोप को रगड़ो उस हल्दी के दाग के ऊपर। आप नोटिस करोगे तुरंत जैसे ही आप उस सोप को अप्लाई करोगे हल्दी के दाग पे, वो फौरन अपना कलर चेंज कर देगा येलो से रेड में। और ये चीज आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसे एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ परफॉर्म कर करके याद रखोगे ना, सो आपको स्पेशली बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी। और ये जो मेमोरी होती है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है कि आप कभी भूलोगे भी नहीं। सो आपको क्या समझ में आया कि टर्मरिक हमें कैसे इंडिकेट करता है? टर्मरिक ने अगर कोई भी कलर चेंज नहीं करा अपना, यानी कि डेफिनेटली वो एक एसिडिक सॉल्यूशन था, क्योंकि टर्मरिक कोई चेंज इन कलर शो नहीं करता एसिड में। लेकिन अगर वो रेड कलर का हो जाए तो वो हमें इंडिकेट कर देता है कि वो चीज बेसिक है, तभी वो कलर चेंज करके रेड कलर में हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नाउ ये टेबल गिवन है एनसीईआरटी में, जिसमें आपको यहाँ पे सारे टेस्ट सॉल्यूशंस हैं, जिसमें लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, मिल्क, मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पे आपको टर्मरिक सॉल्यूशन पे क्या असर होता है और इससे आपको क्या समझ आया, आपको ये लिखना है। तो आ जाओ बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब लेमन जूस में क्या होता है? टर्मरिक, लेमन जूस एक एसिडिक सॉल्यूशन है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट। अब नो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। अब आते हैं ऑरेंज जूस भी अगेन एसिड, सो देयर विल बी नो इफेक्ट, नो कलर चेंज या नो चेंज इन कलर। इज दैट क्लियर? अब ये चीज अगेन हमें इंडिकेट करती है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। विनेगर अगेन देयर विल बी नो चेंज इन कलर, ठीक है। तो विनेगर में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि विनेगर भी एक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये हमें समझ आया कि विनेगर भी एसिडिक इन नेचर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विल चेंज टू रेड कलर। अब इससे हमें क्या समझ आया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेसिक सॉल्यूशन है। बेकिंग सोडा अगेन रेड कलर, सो इससे हमें समझ आया कि मिल्क और बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा दोनों ही बेसिक सॉल्यूशंस है। लाइम वाटर अगेन इट विल चेंज टू रेड कलर, यानी कि लाइम वाटर भी एक बेसिक सॉल्यूशन है। जो शुगर सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, ये कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, तो ये या तो न्यूट्रल है या एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज नहीं कंफर्म करवा पाता टर्मरिक। कॉमन सॉल्ट अगेन नो इफेक्ट, तो ये भी चीज या तो न्यूट्रल हो सकती है या तो एसिडिक हो सकती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं हम। ओके चलो, नाउ कमिंग टू नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें हमने देखा कि अभी हमने कौन से इंडिकेटर्स देखे थे? नेचुरली देखे थे। अब टर्मरिक और लिटमस दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिक जो है वो कलरलेस होता है एसिड में और रेडिश ब्राउनिश कलर देता है बेसिक में। लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज होता है एसिड में और रेड को ब्लू में चेंज करता है बेसिक में। 10 टर्मरिक और लिटमस हमें नेचुरली मिलते हैं, इसीलिए हम उन्हें नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। चलो
अब बारी आती है नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी 4.3 की, जिसमें आपको चाइना रोज, ठीक है। अब इस चाइना रोज को आपको कलेक्ट करना है। अब इसकी ना पेटल्स, जो सुंदर सी पेटल्स होती है ना, जैसे ये आपका फ्लावर है, तो इस फ्लावर की ये जो पत्तियां होती हैं, जिनको हम सुंदर सी पेटल्स कहते हैं, उनको आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। अब इन पेटल्स को कलेक्ट करके आपको इनको एक बीकर के अंदर रखना है। अब स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब्स कुछ इस तरह से पतले से होते हैं ग्लास के, ठीक है, लेकिन बीकर थोड़े से चौड़े से होते हैं। सो आपको इन पेटल्स को लेना है चाइना रोज की, और इनको एक बीकर के अंदर प्लेस करना है। एड सम वार्म वाटर। अब यहाँ पे आ गई मेरी चाइना रोज की पेटल्स, ठीक है, जो यूजुअली ऐसे मजेंटाइश कलर की होती हैं। सो ये रही आपकी पेटल्स, और अब आपको इनके अंदर वार्म वाटर ऐड करना है, ठीक है, थोड़ा सा कुनकुना सा पानी आपको ऐड करना है। तो आपने वार्म वाटर ऐड कर दिया। अब क्या करना है आपको देख लेते हैं। नाउ यूज द कलर्ड वाटर एज अ इंडिकेटर। अब यहाँ पे जो कलर्ड वाटर बन जाएगा थोड़े टाइम के बाद, अब आपको उसको एक इंडिकेटर की तरह यूज करना है। Add 5 drops of indicator to each of the solution given in the table 4.4। अब आगे जितने भी टेस्ट सॉल्यूशंस गिवन है टेबल 4.4 में, आपको इस घोल को, जो घोल आपको मिला ना कलर्ड घोल, उस घोल को यूज करना है आपको इन सारी चीजों में ऐड करके। अब सबसे पहले आपको शैम्पू में ऐड करना है, फिर लेमन जूस में ऐड करना है, फिर सोडा वाटर में ऐड करना है, फिर हाइड्रोजन और कार्बोनेट में ऐड करना है, विनेगर में ऐड करना है, शुगर में ऐड करना है, कॉमन सॉल्ट में ऐड करना है, ठीक है। और फिर आपको अपनी ऐसे सारे चेंजेस इन इनिशियल कलर का मतलब होता है स्टार्टिंग में क्या चेंज होगा, और फाइनल कलर जब आप थोड़ा टाइम रुक जाओगे तो फाइनल कलर क्या होगा। तो आपको ऐसे लिखना है स्टार्टिंग का कलर और फाइनल कलर। अब आते हैं शैम्पू पे। तो शैम्पू एक बेसिक सोल्यूशन है। अब इनिशियली वो एक मिल्की कलर का शो करेगा, लेकिन लेटर ऑन वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। लेमन जूस जो है वो एक एसिड सोल्यूशन है, तो वो इनिशियली तो मिल्की सा होगा, लेकिन लेटर ऑन मजेंटा कलर का हो जाएगा। सोडा वाटर मैं जल्दी बोलती हूँ क्योंकि अभी कंसेप्ट आगे आने वाला है। सोडा वाटर जो है वो कलरलेस रहता है इनिशियली, बट लेटर ऑन ग्रीन कलर का हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगेन बेसिक सोल्यूशन है, तो इनिशियली कलरलेस है, लेकिन लेटर ऑन ग्रीन कलर का हो जाएगा। विनेगर क्या है? विनेगर एक एसिड है, तो इनिशियली कलरलेस है, लेकिन लेटर मजेंटा कलर का हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन है, कलरलेस और कोई भी चेंज नहीं देगा। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन अगेन न्यूट्रल सोल्यूशन, कलरलेस, देयर विल बी नो चेंज। अब आपको इससे क्या समझ आया? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको चाइना रोज से क्या समझ आया, कि वो क्या अलग कर रहा है, वो एसिड में क्या अलग कर रहा है, और वो बेसिक में ऐसा क्या अलग कर रहा है। जल्दी से थोड़ा दिमाग लगाओ और इस फाइनल कलर को देखो। इनिशियल कलर को अभी मत देखो, इस फाइनल कलर को देखो और टेस्ट सॉल्यूशंस को देखो, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि चाइना रोज में आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्या अलग है वो। सो स्टूडेंट्स, आप नोटिस करोगे कि जैसे ही वो बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं, तो बेसिक सोल्यूशन में जैसे हम इन सॉल्यूशंस को चाइना रोज के उस सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, तो वो ग्रीन कलर के हो रहे हैं, और जैसे हम एसिड सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो वो मजेंटा कलर में हो रहे हैं। सो यहाँ पे चाइना रोज तो हमें टोटली अलग कलर दे रहे हैं। तो इसको तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि जो मजेंटा कलर जब आ रहा है तो वो सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, लेकिन अगर वो ग्रीन कलर का चेंज हो जाए तो वो सोल्यूशन हमारा बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। सो इससे हमें ये इंडिकेट हुआ कि चाइना रोज भी एक इंडिकेटर है जो एसिड में हमें क्या शो करता है, मजेंटा टाइप का कलर शो करता है, और बेस में हमें ग्रीन कलर का शो करता है। और इनिशियली जो चाइना रोज था वो कैसा था, पिंकिश कलर का होता है, क्योंकि जो चाइना रोज के पेटल्स होते हैं वो रेडिश पिंकिश कलर में होते हैं। तो जैसे ही हमने वार्म वाटर में मिक्स करा था उसने हमें पिंकिश अंडरटोन का एक सोल्यूशन दिया था। और अगर ये एसिड सोल्यूशन में ऐड होगा तो ये मजेंटा और डार्क मजेंटा कलर देगा, और जैसे ये बेसिक सोल्यूशन में ऐड होगा ये ग्रीन कलर का चेंज देगा। तो ये चीज़ हमें इंडिकेट करती है कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है।
What is the effect of the indicator on acid and base in a neutral solution? So acid में China rose indicates and changes to magenta color. अब डार्क पिंक मजेंटा है तो मतलब एसिडिक है, ग्रीन है तो बेसिक है, और कोई भी चेंज नहीं है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए. Coming to activity 4.4, the teacher is requested to get the dilute. Dilute solutions क्या होते हैं? जो एसिड होते हैं ना स्टूडेंट्स, बहुत खतरनाक होते हैं. अगर गलती से भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके हाथ में भी गिर जाए ना तो वो पूरी स्किन जला सकता है, वो इतने खतरनाक होते हैं. तो एसिड को हम जो लैब्स में यूज करते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करते हैं, थोड़े कम स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़े से वीक फॉर्म में यूज करते हैं ताकि वो इतने खतरनाक ना हो और आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए. तो आपकी टीचर को आपके जो लैब से इन सारे जो गिवन ये जो सारे एसिड है इनको कलेक्ट करना है और आपको बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करवाना है. ठीक है, तो कौन कौन से एसिड्स होने चाहिए? सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, एसिटिक एसिड होना चाहिए, और कुछ बेसिस भी लाने हैं उन्हें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसमें आपको टेबल 4.5 पे इन सारे क्राइटेरिया को फिल करना है. यहाँ पे सारे एसिड्स और बेसिस दिए हुए हैं. यहाँ पे आपको बताना है कि इन सब का लिटमस पेपर पे क्या असर हो रहा है, फिर आपको बताना है इन सब का टर्मरिक पे क्या असर हो रहा है, फिर आपको बताना है इन सब का चाइना रोज पे क्या असर हो रहा है. सो बेसिकली अब बारी आती है आपकी कंसेप्ट को टेस्ट करने की. अभी तक तो आपने सुन लिया जो मैंने कहा, लेकिन अब आपको ये सारे तीनों इंडिकेटर्स एक साथ दे दिए और सारे एसिड्स बेसिस एक साथ दे दिए. अब आपको ये सॉल्व करके समझ आएगा कि आपको कंसेप्ट सच में समझ आया या नहीं आया. तो जल्दी से इसको सॉल्व करने से पहले ना एक समरी ले लेते हैं ताकि हम और आप और मैं मिलके फटाफट से सॉल्व कर पाए. तो सबसे पहले आते हैं लिटमस पेपर पे. अब लिटमस पेपर जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, वो एसिड में, अगर एसिड सॉल्यूशन में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और बेसिक में अगर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया लिटमस पेपर की कहानी. अब आते हैं टर्मरिक. टर्मरिक जो होगा वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं देगा, लेकिन जैसे इसको बेसिक में डाल दोगे ये रेड कलर का हो जाएगा. अब आ जाओ चाइना रोज पे. चाइना रोज जैसे ही एसिड में ऐड होगा मजेंटा कलर देगा, लेकिन जैसे ही ये बेसिक सॉल्यूशन में ऐड होगा ये क्या करेगा, ये देगा ग्रीन कलर, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी कुछ चेंज नहीं करेगा. ठीक है, तो कितना आसान हो गया. अब मेरे साथ कौन कौन रेडी है ये सॉल्व करने के लिए? चलो सॉल्व करते हैं. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज एन एसिड. लिटमस पेपर पे क्या करेगा, इट विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. कैसे करेगा, ब्लू लिटमस टू रेड. अब आ जाते हैं टर्मरिक पे. तो टर्मरिक पे क्योंकि ये एसिड है इसीलिए ये कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा. चाइना रोज इट विल चेंज इनटू मजेंटा कलर. किस कलर में हो जाएगा वो, मजेंटा कलर में. अब आ जाओ सल्फ्यूरिक एसिड. अगेन इट इज एन एसिड. लिटमस पेपर इट विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. किस में चेंज होगा, ब्लू लिटमस टू रेड. टर्मरिक सॉल्यूशन देयर विल बी नो चेंज. और अगर मैं बात करूं चाइना रोज की तो इट विल चेंज मजेंटा. ठीक है, या डार्क पिंक. ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड. अगेन इट इज एन एसिड, इट विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. टर्मरिक पे देयर विल बी नो चेंज, एंड चाइना रोज पे चेंजेस टू मजेंटा कलर, और डार्क पिंक भी कह सकते हो आप. ठीक है, और डार्क पिंक भी कह सकते हो आप. अब बारी आते हैं एसिटिक एसिड. अगेन इट इज एन एसिड, इट विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. नो चेंज ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, एंड
चाइना रोज मजेंटा। आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से सॉल्व करो। अब बारी आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया बेस, और बेस में लिटमस पेपर का क्या होता है? रेड लिटमस पेपर विल चेंज इनटू ब्लू। यहां पे रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू। टर्मरिक रेड कलर का हो जाएगा, चाइना रोज ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, पूरी कहानी अलग हो गई, ध्यान से सुनो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, रेड लिटमस टू ब्लू, अगेन टर्मरिक रेड कलर, हमारा चाइना रोज ग्रीन कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, lastly we are coming to lime water. Again it is an basic solution, red to blue, लिटमस पे, टर्मरिक पे रेड कलर, चाइना रोज पे अगेन ग्रीन कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। ये है हमारे आंसर्स जो हमने अभी सॉल्व कर लिए। अब आते हैं एक्टिविटी 4.5। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी 4.5 जो है, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले ये एक एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, और एक्टिविटी सॉल्व करते करते आपको समझ आ जाना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन आखिर होता क्या है। चलो देख लेते हैं। सो एक्टिविटी 4.5, ये एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट आपकी टीचर करेंगी आपको क्लास में, बट मैं आपको कर रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब लेना है। यहाँ पे बीकर है, बट टेस्ट ट्यूब ऐसे ही होते हैं, बट एकदम पतले से ट्यूब की तरह होते हैं। सो यहाँ पे बीकर है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने तो बीकर कहा, टेस्ट ट्यूब है, बुक में तो टेस्ट ट्यूब लिखा है, मैम तो बीकर कह रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। अब यहाँ पे बीकर में आपको क्या रखना है? सबसे पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखना है। उसके बाद नोट डाउन इट्स कलर। अब आप क्या दिख रहे हो? एसिड है, कलरलेस है, तो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि हमें दिख रहा है एसिड का कलर कलरलेस। ठीक है, अब आ जाते हैं, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनफ्थलीन। अब फिनफ्थलीन का आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा पिंकिश कलर है। तो यहां तक आपने सॉल्व कर लिया कि एसिड का आपको कलरलेस सा कलर दिख रहा है, और आपके फिनफ्थलीन का आपको थोड़ा सा पिंकिश का कलर दिख रहा है। अब ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू दी एसिड। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो एसिड है, इसमें जो ये इंडिकेटर है ये इंडिकेटर लेके इस एसिड में 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं। ठीक है, अब आपको इस इंडिकेटर के 1-2 ड्रॉप्स लेना है और इस एसिड में पुट करना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब। अब उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, अच्छे से शेक करना है। फिर आपको डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड? अब आप देखोगे जैसे ही आप फिनफ्थलीन को ऐड कर रहे हो एसिड के अंदर और आपने मिक्स करा तो आपको कोई चेंज दिखा, सो आप बोलेंगे देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। सो हमें क्या समझ आया कि फिनफ्थलीन को एसिड में डालकर कोई भी कलर में चेंज नहीं आता। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, add the acidic solution to a drop of sodium hydroxide solution by a dropper। अब स्टूडेंट्स ये जो मेरा एसिड सोल्यूशन था, देखो ये होता है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हमने एसिड ऐड करा, फिर हमने ये इंडिकेटर ऐड करा। तो जो एसिड और इंडिकेटर का सोल्यूशन था, जैसे ही हमने इंडिकेटर ऐड करा अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, जो क्या है स्टूडेंट? जो एक बेस है। तो जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे इस सॉल्यूशन में, आप नोटिस करोगे कि इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होता जा रहा है पिंकिश कलर में।
तो इससे क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि फिनफ्थलीन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में कोई भी कलर में चेंज नहीं आता। ठीक है, नाउ stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Yes. तो यहां पे लिखना है yes. जैसे ही हम एसिड और फिनफ्थलीन के सॉल्यूशन में बेस ऐड करेंगे जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कलर का चेंज होता है और वो पिंकिश कलर का होते जाता है। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, वो पिंक, डार्क पिंक से डार्केस्ट पिंक में चेंज होता जाएगा। Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop. While stirring it, the pink color just appears. Is that clear? Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. अब आप खुद दिमाग लगाओ, मैं इस पिंक सोल्यूशन में वापस एसिड डाल दूं तो क्या होगा? ये वापस से लाइट पिंक होते होते कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि फिनफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं देता, लेकिन फिनफ्थलीन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर जरूर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द सॉल्यूशंस अगेन बिकम्स कलरलेस, क्योंकि आपने वापस से एसिड डाल लिया तो वो वापस से कलरलेस हो गया। अगेन ऐड ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर मैं बोलूं वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो तो वापस से पिंक कलर आने लगेगा। तो मैम आप क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? नहीं स्टूडेंट्स, मैं तो टेस्ट कर रही हूं आपको कि अगर आप एसिड डालोगे तो क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा। वापस से बेस डाल दोगे, वापस से पिंक कलर हो गया। फिर एसिड डालो, फिर कलरलेस हो गया। फिर बेस डालो, वापस से पिंक कलर हो गया। सो ये आपको नोट डाउन करके ये समझ आएगा कि ये एक्टिविटी आपको क्या बताना चाह रही है। सो द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, तो फाइनली हमें ये समझ आ गया कि जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक है यानी कि फिनफ्थलीन पिंक कलर देगा, जैसे ही सॉल्यूशन एसिडिक है फिनफ्थलीन कलरलेस रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। So students, when an acidic solution is mixed with a basic solution, but the solution neutralizes effect of each other. So इस एक्टिविटी से ये समझ आया हमें कि एसिड और बेस को जब हम मिला देते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acid and base solution are mixed, और जब हम उन्हें बराबर suitable amount में ऐड करते हैं, both the acid nature and the basic nature are destroyed. तो ना तो वो एसिडिक नेचर का रहता है ना तो वो बेसिक नेचर का रहता है, हमने उसके दोनों ही नेचर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी हम एसिड और बेस को साथ मिलाते हैं तो जो तीसरी चीज हमें मिलती है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम सॉल्ट कहते हैं। सो द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो हमें मिलता है, जो ये सॉल्ट हमें मिलती है, ना ही ये एसिडिक होती है ना ही ये बेसिक होती है। लेकिन स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर होती है, जब भी एसिड और बेस साथ मिलता है तो आप फील करोगे कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के प्रोडक्शन की वजह से आपको टेस्ट ट्यूब वार्म यानी कि गर्म फील होगी। सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड या इवॉल्व होती है। The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture, और जो हीट इवॉल्व हो रही है उसने पूरे रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बदल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो एसिड और बेस साथ मिला तो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, साथ ही साथ वाटर और हीट का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, चलिए। Now, in neutralization reaction, a new substance is formed, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, और सॉल्ट या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा या तो न्यूट्रल इन नेचर होगा। Now, अब आते हैं स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन को डेली लाइफ में हम
किस किस एग्जाम्पल्स में किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो इनडाइजेशन एक कह सकते हो जब हमारे पेट में एसिड बन जाता है, जब हमें एसिडिटी सा फील होता है, जब हमें बर्निंग सेंसेशन सा होता है, घबराहट सी होती है, तो वो जो इसीलिए होता है क्योंकि वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो जब भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता उसको हम इनडाइजेशन कहते हैं, यानी कि फूड का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। अब वो इसीलिए अब जब भी हम स्पाइसी खाना खा लेते हैं या हम अनहेल्दी खाना खा लेते हैं या हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में बहुत सारा एसिड बनने लगता है। अब वो बहुत सारा एसिड इनडाइजेशन कराएगा जो यूजुअली पेनफुल होता है। तो जब भी हमारे पेट में बहुत सारा एसिड बन जाए हम उस एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस को डाल के। सो यहाँ पे जो बेस हम यूजुअली यूज करते हैं इनडाइजेशन में उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी एसिडिटी हो, जी मचलाए, घबराहट सी हो, बर्निंग सा फील हो, आपको क्या बोलना है, मम्मा पापा आपको पता है आपको लेना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये वो क्या है, वो एक बेस है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में एसिड बनने लगा। एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को लेते हैं। अब इनडाइजेशन के केस में हम कौन सा बेस यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये जो बच्चा है इसके पेट में बहुत सारा एसिड बन रहा है, लेकिन इसको डरने की बात नहीं है, हम इसे क्या देंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से इसके एसिड का असर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये जो बच्चा सैड है ये वापस से हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ एंट बाइट। अभी मैंने आपको बताया था चींटी जब काट खाती है तो हमें क्यों स्वोलन हो जाता है, वो एरिया क्यों सूज जाता है जैसे ही चींटी काट खाती है, क्योंकि चींटी की जो बाइट होती है उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। देखो जैसी चींटी काट खाती है यहाँ पे गोड़े जैसा बन जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वो इसीलिए क्योंकि चींटी की काट में एक एसिड प्रेजेंट रहता है जो कि फॉर्मिक एसिड है। अब द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो एसिड है उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा दो। अब बेकिंग सोडा लगा दो या कैलामाइन लोशन लगा दो, थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। अब जिंक कार्बोनेट लगा दो, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ऐसे ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ना, ऐसे स्वेलिंग आ जाती है ना, तो आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हो जिसमें जिंक कार्बोनेट रहता है जो कि एक बेस है, या आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज कर सकते हो जो बेकिंग सोडा है। सो बेसिकली आप एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हो बेस के एप्लीकेशन से। अब आते हैं नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल, सॉइल ट्रीटमेंट। अब कई बार हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सॉइल को एसिडिक कर देते हैं। तो जब ये सॉइल को एसिडिक कर देते हैं, जो सॉइल है वो प्लांट की ग्रोथ ना तो बहुत एसिडिक कंडीशन में सपोर्ट करती है ना तो बहुत बेसिक कंडीशन में। तो सॉइल जो होती है उसको न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो बहुत एसिडिक हो गई तो भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, बहुत बेसिक हो गई तो भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। When the soil is too acidic, it is treated with base. जब भी सॉइल बहुत एसिड हो जाए तो उसे चूने से या क्विक लाइम से कर दो सही, या स्नेक लाइम से सही कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब भी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए उसमें फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक कंटेंट ऐड कर दो। ठीक है, सो ऑर्गेनिक मैटर अगर आप ऐड कर दोगे तो वो अपने आप एसिड रिलीज करने लगेगा और वो न्यूट्रलाइज कर देगा बहुत बेसिक नेचर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉइल ना तो बहुत एसिडिक होनी चाहिए ना तो बहुत बेसिक होनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें बेसिक चीज़ें ऐड कर दो, जब बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो उसमें एसिडिक चीज़ें ऐड कर दो। ठीक है, नाउ जो फैक्ट्री वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, जो यूजुअली हॉस्पिटल से वेस्ट निकल रहा है, फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, वो हम पानी या वाटर बॉडीज़ में दे देते हैं। लेकिन हम ये नहीं याद रखते कि इन वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं फिशेस, मरीन लाइफ, हमारी एक्वेटिक लाइफ, और हम ना चाहते भी उनको इतना ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं।
सो द वेस्ट फ्रॉम मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, और अगर यही फैक्ट्रीज फर्टिलाइजर्स बना रही हो या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सी चीज़ बना रही हो तो वो कितना सारा एसिड निकालेंगी, और ये जो एसिड है ये अगर पानी में चला जाए तो कितना ज़्यादा पानी को एसिडिक बना देगा। अब जो हमारे मरीन एनिमल्स हैं वो तो बेचारे इन वाटर में ही सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उनके अंदर ना चाहते हुए भी सारा का सारा एसिड पहुंच जाएगा। अब उनकी बॉडी इस एसिड को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, सो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो दीज बेसिकली जो वेस्ट है, एसिडिक वेस्ट है, वो पानी में चला जाता है, और क्योंकि फिशेस, मरीन लाइफ ये एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती, तो धीरे धीरे इन बेचारों की डेथ होने लगती है। सो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज, तो इसीलिए हमने एक हेल्पफुल कंसेप्ट निकाला जिसमें हम फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर उनको पानी के अंदर जाने देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये हेल्प मिलेगा कि ये जो वाटर है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा और ये मरीन लाइफ्स हमारी बच जाएंगी। अब आते हैं स्टूडेंट एसिड रेन में। तो एसिड रेन इज़ अ कंसेप्ट जहाँ पे एसिड्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व होके क्या फॉर्म कर देते हैं, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। और ऐसी रेन जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में एसिड प्रेजेंट है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब एसिड रेन का क्या डिसएडवांटेज है कि वो हमारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, हिस्टोरिक प्लेसेस उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल एसिड रेन की वजह से उसने अपना कलर, जो उसके मार्बल्स थे उन्होंने अपना कलर चेंज करके येलोइश ब्राउनिश कलर में हो गए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिससे एसिड रेन का होना कम हो गया और ये जो हमारे ताजमहल की ब्यूटी है ये प्रिजर्व हो गई। So Taj Mahal, one of the 7 wonders of the world, is largely affected by acid rain. ये जो ताजमहल था ये बहुत ही ज़्यादा एसिड रेन से अफेक्ट हुआ था। और ताजमहल वी ऑल्सो नो दैट इट इज़ लोकेटेड इन आगरा, एंड आगरा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स और सल्फाइड्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रही थी। लेकिन यूजुअली अब गवर्नमेंट ने ये सारी फैक्ट्रीज़ को बैन कर दिया है ताकि कम से कम एसिड रिलीज हो एटमॉस्फेयर में और कम से कम एसिड रेन हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो सारी फैक्ट्रीज हैं पीपल कंटिन्यू टू यूज़, अब वहाँ पे लोग लो क्वालिटी का कोल और पेट्रोलियम यूज़ कर रहे थे डोमेस्टिक में, जो और भी ज़्यादा एड ऑन कर रहा था। बट अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जो भी चीज़ इफ़ेक्ट करती है हमारी एसिड रेन को वो बैन कर दी गई है, और वो फैक्ट्रीज़ को वार्निंग मिल गई है कि वो एसिड्स ना रिलीज़ करें ताकि एटमॉस्फेयर में एसिड्स ना हो और एसिड रेन का जो अमाउंट है वो कम से कम हो, और हमारा जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल वो प्रिजर्व रहे, उसकी जो ब्यूटी है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। So we have finished our complete chapter revision. I hope students कि आज के बाद आप इस चैप्टर से कभी नहीं डरोगे एंड फॉर श्योर ये आपका फेवरेट चैप्टर होगा। ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को। मैं डॉक्टर मुस्कान, आपकी साइंस एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस